जिंदगी के दौड़ को हंसकर उठाना चाहिए और राह के दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। अरे जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफ़ान कहते हैं, और जो तूफ़ान से टकराए उसे इंसान कहते हैं, और उसे भारत के वीर नौजवान कहते हैं। तो भारत के वीर नौजवानों और सेना के वर्दी पहनने के तमन्ना रखने वाले सब मेरे भाइयों, आप सभी को त्रिशूल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना। हाँ भाई, थोड़ा सा दिक्कत हुआ और आपको कोरोना महामारी को लेकर आपका एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, ये एक तरह से खराब हुआ। जो बच्चे यार जम के तैयारी कर रहे थे, पूरे अपने एग्ज़ाम में रमे हुए थे, तो उनके लिए ख़राब हुआ, लेकिन किया क्या जा सकता है। लेकिन जो बच्चे सजग रहेंगे तो यार इस चीज़ का अवसर का वो सही ढंग से लाभ उठाएंगे और अपने तैयारी को यार कंप्लीट समय देंगे, वक्त देंगे और संपूर्ण तैयारी करेंगे। क्योंकि अब एक बात तो निश्चित है बाबू, कि आपका जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है, जो मेरिट का जो लेवल है, अब वो हाई जाएगा। तो अब अगर आप पढ़ाई से विमुख होइएगा, इधर उधर भटकिएगा, तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जम के पढ़ें, और हम लोग, हमारा जो त्रिशूल परिवार है, वह आपके बीच में निरंतर आते रहेगा और इस लॉकडाउन में आपको पढ़ाई का भरपूर मदद देगा। और आप लोग से गुजारिश है कि मेरे इस अभियान को आप दूर तक पहुंचाइए। आपको यार अगले वीक से, बुधवार से आपका सभी चीज़ों का क्लास आपके पास कुछ न कुछ जाना चालू होगा। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, एकदम कमर कस लीजिए कि एकदम त्रिशूल परिवार के साथ हो जाना है और इस बार वर्दी किसी भी हालत में पहन लेना है। और आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस अभियान को आप दूर तक पहुंचाएं। तो अभी जो फ़िलहाल जो तैयारी करने का हमारा जो तरीका रहेगा, वह आपका मतलब क्वेश्चन वाइज नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाइज आप संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। संपूर्ण रूप से जब हमें टाइम मिला है तो क्यों ना यार अच्छे तरीके से पढ़ें। तो जो आज ये वीडियो बन रहा है वो आर्मी को लेवल के लेके बन रहा है कि आर्मी का जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन जो भी बच्चे हैं, उन सभी को यार जीके में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्त मेरे, जरा बताइए कि क्रिप्स मिशन कब आया। क्रिप्स मिशन, और जब पढ़ना है तो देखिए कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। अब सोचिए कि एकदम नहीं, एकदम बिल्कुल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। क्रिप्स मिशन कब आया? तो दोस्त, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, 1942 ईस्वी में। देखो ये क्यों आया, देखिए हर क्यों का जवाब होना चाहिए। तो क्यों आया तो आप समझिए कि देखिए आपका यार दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच, 1939 ईस्वी से 1945 के बीच। देखिए दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी भाग ले रहा था, अंग्रेज भी भाग ले रहा था, और अंग्रेज हम पर देखो राज कर रहा था। और अंग्रेज क्या कर रहा था कि यार हमारे भारत के वीर जवानों को वो अपने युद्ध में मतलब कि झोंक रहा था। लड़ाई उनका था, अरे हमारा थोड़ी ना जर्मनी, इटली और जापान से कोई लड़ाई था, ये तो अंग्रेजों का लड़ाई था। और उसमें यार शहीद कौन हो रहे थे? ज़्यादातर सैनिक हमारे भारतवर्ष के शहीद हो रहे थे। तो भारतवर्ष के यार सैनिक अंग्रेजों के लिए क्यों लड़े? तो भारत में यार इस चीज़ का विरोध हो रहा था। तो विरोध हो रहा था तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, समझावेला कि नहीं भाई, भारतीय सैनिक को मतलब कि मदद करना चाहिए। लेकिन क्यों मदद करें हम? और हमारे सैनिक ने क्या किया? हमारे सैनिकों ने जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार कि हम क्यों अंग्रेज के लिए लड़ें। तो उन्होंने अपना एक मतलब कि दल गठित किया जो अंग्रेजों के विरोध कार्य करता था, और उस दल का नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो दोस्त मेरे, आज़ाद हिंद फौज, हिंद फौज जिसे हम कहते थे INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ आपको कब?
1942 में गठन हुआ, 1942 ईस्वी में। और किसके द्वारा गठन हुआ? किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? नहीं, आजाद हिंद फौज का यार जो गठन किए वो थे आपको कैप्टन मोहन, कैप्टन मोहन, और दूसरे थे आपको रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। तो आजाद हिंद फौज का गठन कौन किया भाई? कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस। कब किया गया? 1942। और कहाँ किया गया? किया गया बेटा सिंगापुर में। तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में कहाँ हुआ? सिंगापुर। और क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। क्रिप्स मिशन आया ये कहने, सैमफोर्ड क्रिप्स थे इनके, सैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया आप 1942 में इस बात को लेकर कि ना भाई भारतीयों को मदद करना चाहिए विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध में। और बिना मतलब के यार हमारे लाखों सैनिक शहीद हो रहे थे। तो सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने अपना दल बना लिया भैया, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। कौन कौन बनाए थे? कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस, 1942। लेकिन देखिए, आज़ाद हिंद फौज में जो जान डालने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जान डाला, वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ। सुभाष चंद्र बोस, देखिए आर्मी हमेशा सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति थे भाई, और आर्मी हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपका यार पिछले ही एग्जाम में पूछा हुआ था। 1897 ईस्वी को कहाँ हुआ? कटक में हुआ। कटक, और तुम लोग तो जानते ही हो यार कि कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कौन नदी किनारे है? महानदी। तो दोस्त मेरे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। और यार शुरू से ही, बचपन से ही अंग्रेजों के अगेंस्ट चलते थे। अंग्रेजों की नीति इनको अच्छा नहीं लगती थी और अंग्रेजों से नफरत करते थे, और अपने भारतवासियों से क्या ये प्यार करते थे। अरे बचपन जब स्कूल में ही जब पढ़ते थे तभी इन्होंने नारा दिया था यार कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और पढ़ने में सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ब्रिलियंट थे। इनके पिताजी चाहते थे कि यार ये आईएएस बने, लेकिन इनके मन में था यार कि नहीं, हमें देश का सेवा करना है और इस देश को अंग्रेजों के हाथ से कैसे भी मुक्त कराना है। तो जब अपनी राय पिताजी को बताएं तो पिताजी ने इनसे कहा कि बेटा हम जान गए कि तुमसे आईएएस का एग्जाम नहीं निकलने वाला है, इसलिए तुम नेतागिरी करने निकला है। तो सुभाष चंद्र बोस को भी लगा कि नहीं भाई सही है, अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा तो मेरे पिताजी को हमेशा संदेह होगा। तो देखो कितने मतलब जुझारू आदमी थे कि उन्होंने यार फिर पढ़ाई किया और एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में वो रैंक लाए, और रैंक लाने के बाद यार उस समय आईएएस के नौकरी को क्या कर दिया, इन्होंने त्याग दिया। कहा कि नहीं, अंग्रेजों की नौकरी हम नहीं करेंगे, हम भारत माँ का सेवा करेंगे। और जब ऐसा व्यक्ति यार भारत माँ का सेवा करने आएगा तो छुप के तो रहेगा नहीं। तो भाई सुभाष चंद्र बोस फेमस होते होते चले गए, और फेमस होते होते देखो उनके बारे में आपको देखो आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ कि भाई आर्मी के सिलेबस में इतना तक कवर कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से कंप्लीट रहेगा। ऐसे जो बच्चा इससे हार्ड लेवल में जीके पढ़ना चाहता है तो एसएससी जीडी का देखिए आपको अगले सप्ताह के लास्ट तक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उस मिशन से जुड़ जाइए और आपको और गहराई से पढ़ाया जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस बाबू जब आ गए भारतीय राजनीति में
तो देखो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव इन्होंने 2 बार जीता। उन्होंने एक जीता कब? 1938 हरिपुरा। हरिपुरा जगह है बेटा गुजरात में। तो कहेगा यार 1938 का कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। और ऐसे ऐसे करके यार सुभाष चंद्र बोस फेमस होने लगे। उन्होंने यार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जगह जो है आपको मध्य प्रदेश में है। आपको त्रिपुरी जगह जबलपुर के पास। तो दोस्त मेरे, इन्होंने 1939 में त्रिपुरी के भी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 ईस्वी। कहाँ हुआ? कटक। कहेगा 1938 का यार हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन को कौन जीता? कौन? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा है कहाँ? गुजरात। 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन को कौन, अध्यक्ष पद को कौन जीते? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यार ये लड़ाई बड़ा टक्कर वाला था। इन्होंने गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट को हराया था 1939 में, और वो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया। तो भैया पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया? हराया। और पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? महात्मा गांधी के प्रिय मतलब कि कैंडिडेट थे। महात्मा गांधी ने इसको अपने आन पर लिया और उन्होंने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। मतलब क्या? कि सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस हो रहे थे और बहुत से लोग उनसे जल रहे थे। अब कांग्रेस में इस अंतरकलह के कारण सुभाष चंद्र बोस ने यार अप्रैल 1939 ईस्वी में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने बनाया 1939 ईस्वी में, क्या बनाया बेटा? इन्होंने 1939 ईस्वी में बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए बेटा? 23 जनवरी 1897, है ना। लेकिन बाद में यार सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ के भागना पड़ा और आगे जाके वो हिटलर से भी मिले। लेकिन मज़ा तब आया कि सुभाष चंद्र बोस यार आपको आज़ाद हिंद फौज में क्या हो गए? शामिल हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए 1943 ईस्वी में, अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में क्या हो गए? शामिल हो गए। और इसे कहते हैं यार आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। कि भाई जो भारत में इतना प्रसिद्ध नेता थे सुभाष चंद्र बोस, और बहुत दिन तक गुमनाम रहे, और एक बैग मतलब की सूचना मिला कि नहीं सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। तो भारत के सारे नौजवान यहाँ से भाग भाग कर आपको सिंगापुर पहुँच रहे थे। किसके पास? सुभाष चंद्र बोस के पास। और उन्होंने यहाँ से नारा दिया यार कि दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना भाई। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जरा आ जाइए पीछे का रिवाइज करते चलिए भैया। क्रिस मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीय लोग जान दे दे अंग्रेजों के कहने पर, और उनके युद्ध में भारतीय जाके लड़े। लेकिन अब इसी के अगेंस्ट में आपको क्या बन गया? आज़ाद हिंद फौज।
इंडियन नेशनल आर्मी कौन बनाया? कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस। कहाँ बना? सिंगापुर में। देखिए आगे क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस आते हैं। इनका जन्म देखो, डेट पूछा हुआ था पिछले एग्जाम में, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में इनका जन्म हुआ। इनका देखो मूल जो काम था, 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने। और 1939 में यार इन्होंने किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया, है ना। पट्टाभी सीताभाई रमैया किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के। और महात्मा गांधी ने इसको यार अपना हार समझा और कांग्रेस में आए अंतर्द्वेष के कारण अध्यक्ष बनने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में। बाद में यार इनको नज़रबंद कर दिया गया और इनको भारत छोड़ के भागे ये। और देश की आज़ादी के लिए यार, देश को आज़ाद करने के लिए हैं, अक्टूबर 1943 ईस्वी में ये यार आज़ाद हिंद फौज के साथ शामिल हो गए। और आज़ाद हिंद फौज का हो गया ये क्या? पुनर्गठन। और उन्होंने नारा दिया क्या? कि दिल्ली चलो। क्या नारा दिया? दिल्ली चलो। और नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्त मेरे, अब तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इन सब पोर्शनों को। अब जरा बताइए कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो दोस्त मेरे, कैबिनेट मिशन आया आपका 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में किस उद्देश्य से आया? देखो 1946 आते आते ये चीज़ क्लियर हो गया था कि अब भारत आज़ाद होने वाला है। और कैबिनेट मिशन इसीलिए आया कि जब अब सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो वो ठीक तरीके से चल जाना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया। अब कैबिनेट मिशन आया तो देखो यार निश्चिंत हो गया कि अब भारत आज़ाद होने वाला है। आज़ाद होने वाला तो यार इस देश को एक संविधान चाहिए था, क्योंकि यार बिना नियम कानून के, बिना संविधान के इतना बड़ा देश कैसे चलता। तो देखो यार दोस्त मेरे, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बाबू, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी। और देखिए आर्मी को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरे को जितना लग रहा है कि नहीं इतना करा दूंगा तो आर्मी के बच्चे के लिए पर्याप्त है। और जब एसएससी जीडी का होगा यार, तो जो बच्चे इतना तक एकदम क्लियर हो तो तुम उस क्लास को करना, फिर उसमें तुम्हारा जीके यार बिल्कुल गहराई से दूर समस्या हो जाएगा। लेकिन आर्मी के लिए मेरे हिसाब से सही है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष बने अस्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने भाई? तो अस्थायी अध्यक्ष बने तुम्हारा यार सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यार ये 2 ही दिन अध्यक्ष रहे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ईस्वी को
संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए क्या? 23 जनवरी 1897। और देखिए सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु देखो विवादित है, क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है यार कि उनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को, लेकिन कोई क्लियर नहीं है, प्रूफ नहीं है इस चीज का, है ना। तो संविधान, भारत का जो संविधान है वो एक टॉपिक ही है। देखिए उस टॉपिक को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मोटा मोटा चीज इस पर आ जाइए आप। देखिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। अब देखो समय मिला है, बन के तैयार हुआ। हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ बेटा? 26 नवंबर 1949। और इसको बनने में कितना समय लगा ये तो सब जान रहा है। 2 वर्ष 11 महीने और कितने? 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और 26 नवंबर को ही हम लोग यार मनाते हैं कौन सा दिवस? 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग यार संविधान दिवस। तो बाबू मेरे संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाएं? संविधान दिवस। तो सब समझ रहे हैं ना। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। और कैबिनेट 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब कि अच्छे तरीके से करूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 के बन के तैयार हुआ, लेकिन संविधान हमारा लागू कब हुआ भैया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आपको इससे ज़्यादा गहराई में पढ़ना होगा तो आप SSCGD वाला क्लास को कीजिएगा। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो भैया इसको लागू करने में क्यों वक्त लगा? क्या कारण था जिसके कारण यार इसको मतलब कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 नवंबर को ही नहीं लागू कर दिया गया? इसके पीछे कारण था। और कारण क्या था कि हमने यार पहला बार तिरंगा जो फहराया था वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में कहाँ? लाहौर में। और लाहौर में कहाँ? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो भाई मेरे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन यार भारत में पहला बार तिरंगा कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 लाहौर में रावी नदी के किनारे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस दिन को आज़ादी से पहले यार हम लोग यार इसी दिन को यार मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे और ये दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी दिन यार मतलब कि यार लाहौर के रावी नदी के किनारे
आपको झंडा फहरा के पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, है ना। तो दोस्त मेरे, संविधान जब हमारा लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो भारत क्या हो गया? भारत एक गणतंत्र देश हो गया, भारत रिपब्लिक हो गया। और गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र या रिपब्लिक वह देश होता है जहां यार जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति जनता का नेतृत्व करें। मतलब क्या कि 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो यार आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन यार वो जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो इसके लिए कोई जनता ने वोट नहीं किया, है ना। लेकिन अब हमारा संविधान लागू हो गया और संविधान कह रहा है कि जनता द्वारा चुना हुआ ही व्यक्ति जनता का नेतृत्व करेगा। तो अब यार प्रधानमंत्री मतलब जो बनेंगे आगे, मतलब क्या कि अब भारत में चुनाव होना जरूरी है। तो भारत में यार पहला आम चुनाव तुम्हारा कब हुआ? 1951 ईस्वी से 1952, 1951 में प्रारंभ हुआ और 1952 में समाप्त हुआ, है बाबू। 1951 में प्रारंभ हुआ और 1952 में समाप्त हुआ। और भी देश के पास समस्या था यार। जिस समय यार हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो हमारा देश पूरा खोखला हो चुका था और हमारे देश में बहुत सारा समस्याएं थी, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए चलाया गया था पंचवर्षीय योजना। मतलब समस्या मान लीजिए 100 है और हम हर समस्या का समाधान एक साथ नहीं कर पाए, तो चलाया गया पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, है ना। ताकि कुछ समस्या जो मेजर समस्या हमारा है उसको टारगेट कर लिया जाए और उसको पहले दूर कर लिया जाए। तो देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना है, पहला जो आपका जो पंचवर्षीय योजना है, पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब चला भैया? 1951 से 1956 ईस्वी तक 5 साल के लिए चलाया जाता था, है भाई। और पहला पंचवर्षीय योजना यार किस पर आधारित था? कृषि पर, क्योंकि हमारे देश का यार सबसे मूल जरूरत उस समय रोटी था। किसी व्यक्ति का यार सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहला पंचवर्षीय योजना किस चीज पर केंद्रित था? कृषि पर। दूसरा पंचवर्षीय योजना यार तुम्हारा 1951 ईस्वी से क्या, सॉरी 1956 से क्या, 1961 ईस्वी तक, 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक, है दोस्त। और देखो यार तुम्हारा तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। दोस्त मेरे, ये भारत का यार तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है, ये यार तुम्हारा सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है। असफल योजना। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब चला भाई? 51 से 56। दूसरा कब? 56 से 61। तीसरा कब? 61 से 66। और 61 से 66 वाला पंचवर्षीय योजना हमारा सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है। और जरा बताओ तो यार अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना हमारा था यार 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब चला? 2012 ईस्वी से 2017। ये क्या था? अंतिम। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना यार 2012 से 2017। दोस्त मेरे, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था? 1961 से 1966। भाई ये क्यों असफल पंचवर्षीय योजना हो गया? इसके पीछे भी कुछ कहानी है, जरा आते हैं। देखिए
भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद हुआ यार, तो मतलब क्या हो गया, हमारा देश का बंटवारा हो गया। हमारा देश यार पाकिस्तान और भारत में बट गया। और पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को मिला यार जो वर्तमान पाकिस्तान है और बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश को हम लोग कहते थे यार पूर्वी पाकिस्तान। मान लो यार यहाँ पाकिस्तान और यहाँ बांग्लादेश। इधर तुम्हारा मतलब क्या है भैया? चीन है। देख भाई, भारत जानता था कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन भारत चीन के साथ समझौता कर सकता है भाई? चीन के साथ समझौता किया जा सकता है। तो यार भारत ने यार चीन के साथ समझौता किया। तो भारत ने यार चीन के साथ समझौता किया यार 1954 ईस्वी में। पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। तो दोस्त मेरे, ये पंचशील समझौता यार किसके किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच में। क्या कि आपस में हम लोग नहीं लड़े। जिस तरह अंग्रेजों ने यार भारत को तबाह किया था, उस तरह से चीन को भी तबाह किया था। और आज़ादी के बाद यार भारत और यार चीन ने यार समझौता किया, पंचशील समझौता। क्या कि भाई हम लोग को आपस में लड़ना नहीं है। लेकिन दोस्त मेरे, हुआ क्या कि चीन का नजर यार तिब्बत पर चला गया। चीन तिब्बत को अपने कैप्चर में लेना चाहता था। अरे वही तिब्बत जिसकी राजधानी कहाँ है? बताए तो थे, लहासा। तिब्बत को कौन सा सिटी कहते हैं? फॉरबिडन सिटी। तो चीन यार तिब्बत को अपने बस में करना चाहता था, और तिब्बत चीन के बस में जाना चाहता नहीं था। तिब्बत स्वतंत्र रहना चाहता था। और तिब्बत के यार प्रमुख नेता जो थे, जो चीन के खिलाफ लड़ रहे थे, वो थे दलाई लामा। दलाई लामा। तो दलाई लामा का संबंध यार कौन देश से है? तिब्बत से। वो चीन का विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमको मतलब कि चीन के अंदर नहीं जाना है। अब चीन देख रहा है कि किसी तरह से हम दलाई लामा का हत्या कर दें, चाहे दलाई लामा को कैप्चर में ले लें, तो यार पूरा तिब्बत उसके आगे सरेंडर कर देगा। तो दलाई लामा यार तिब्बत से निकलकर कहाँ आ गए? भारत। और भारत ने यार दलाई लामा को शरण दे दिया। और आज भारत के कहाँ पर दलाई लामा रह रहे हैं? कहाँ पर दलाई लामा का निवास स्थान है? आपको यार धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ? हिमाचल प्रदेश। तो आपको मेरे दोस्त, दलाई लामा भारत में अभी कहाँ रह रहे हैं? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। भारत और चीन समझौता तो हुआ था यार दोस्ती के लिए, लेकिन देखो कांड क्या हो गया कि चीन यार नज़र कहाँ रखे हुए है? तिब्बत पर। और तिब्बत का नेता कौन थे? दलाई लामा। और दलाई लामा को शरण कौन दे दिया? भारत। अब चीन क्या हो गया? चीन खुन्नस में आ गया। और 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दोस्त अभी आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं पोर्शन करूंगा और एक पोर्शन रहेगा जिसमें से यार 90% चांस है कि आपको एक क्वेश्चन हमेशा रहा है, एक 10% का नहीं कहा जा सकता है। तो 1962 में भारत ने यार, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है दोस्त। पंचशील समझौता 1954। अब आपसे पूछे कि यार 1954 में पंचशील समझौता है ना, भारत के किस प्रधानमंत्री ने साइन किया? चाहे 1962 ईस्वी में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दिमाग में रखना है कि जवाहरलाल नेहरू यार 1947 में प्रधानमंत्री बने।
और उनकी मृत्यु हुई कब? 27 मई 1964 ईस्वी। और जवाहरलाल नेहरू पैदा कब हुए थे? भैया तो सब जानते हो, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर 1889 ईस्वी है बाबू। तो आजकल यार महान महान नेताओं का यार जन्मदिन, मृत्यु दिवस ये सभी पूछ लिया जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई से यार 27 मई 1964 ईस्वी। तो अब देखो यार, आपका जो जो घटना है 15 अगस्त 1947 से लेके आपको यार 64 तक, 27 मई 1964 तक की जो भी घटनाएं रहेंगी उस पर यार भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो 62 की लड़ाई में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? जवाहरलाल कौन थे? जवाहरलाल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1962 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौता साइन हुआ कब? 1954। और दलाई लामा का संबंध कहाँ से? तिब्बत से। भारत में दलाई लामा कहाँ रह रहे हैं? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्त मेरे, चीन ने तो हम पर आक्रमण किया यार, लेकिन 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तब भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने वो बने लाल बहादुर शास्त्री। कौन बने बेटा? लाल बहादुर शास्त्री। हैं? लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म कब हुआ बताओ जरा, कमेंट करना मेरे को, मेरा सब चला लोग। भैया इनका जन्म हुआ था तुम्हारा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को खाली महात्मा गांधी का जन्म नहीं, 2 अक्टूबर को यार लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन। लाल बहादुर शास्त्री यार पैदा हुए 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी, है ना जी, उत्तर प्रदेश में मुगल सराय के पास इनका जन्म हुआ। तो यार जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री मतलब कि कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1904। महात्मा गांधी तो जानते ही हैं आप, 2 अक्टूबर। भैया महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो भैया जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो भारत के प्रधानमंत्री बन गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री रहे शांति पुरुष, इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है। अब शांति पुरुष यार भारत के यार सर्वोच्च पद पर बैठेगा, प्रधानमंत्री भारत का बनेगा, तो यार कौन सा देश को बेचैनी सवार होगा? बोलो किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने यार देखा कि यार भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, तो पाकिस्तान ने यार फट से यार 1965 ईस्वी में भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया भैया 1965 ईस्वी में। तब जाके यार लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान और जय किसान। तो शांति पुरुष कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और पूछे कि पाकिस्तान ने 65 में जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और भैया इस युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री पीछे नहीं हटे और अपना युद्ध को क्या रखें? जारी रखें, और भारत इस युद्ध में जीता। और दोस्त मेरे, इसके बाद यार दोनों देश में समझौता हुआ, पाकिस्तान और भारत में समझौता हुआ। कहां? ताशकंद। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। तो ये समझौता यार तुम्हारा कहाँ हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी।
और इसी समझौता को यार भारत से अटेंड करने गए थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 ईस्वी में। 11 जनवरी 1966 ईस्वी में। कहाँ? ताशकंद में। तो भैया लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 ईस्वी। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी। लाल बहादुर शास्त्री कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी। और पंडित जवाहरलाल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का यार जन्मदिन दोनों क्या है? 2 अक्टूबर ही है। और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया 1965। तो भैया ताशकंद समझौता में भारत की तरफ से तो गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और यहाँ पर इनकी यार आपातकालीन मौत हो गई। इनकी मौत आज भी यार संदेह का विषय है। इनकी मौत कब हुई? 1966, 11 जनवरी 1966। और पाकिस्तान से इस समझौता को अटेंड करने आए थे कौन? अयूब खान। अयूब खान। तो पाकिस्तान से यार ताशकंद समझौता को अटेंड करने कौन आया? अयूब खान। अरे भाई बच्चा जब कोई भी जोश से लग जाएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस बार आपका सब्र का इम्तिहान ले रहा है। आप डिगिए मत। एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? हम हैं ना, अब मेरा पूरा टीम आपके लिए काम करेगा। बस आप इस चैनल को, त्रिशूल का मिशन को, अभियान को यार दूर से दूर तक क्या कीजिए? पहुंचाइए। इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको हिंदुस्तान के हर नौजवान तक पहुंचा दीजिए। हमारा संस्था आपके लिए संपूर्ण रूप से कूदेगा, डूबेगा और आपको संपूर्ण ज्ञान देगा। और देखो यार अभी हम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। जिस बच्चा को मैं कह रहा हूँ कि यार इससे ऊपर लेवल में पढ़ना है तो इसके लिए यार आपको मेरा जीके जीएस का क्लास इस सप्ताह के मतलब कि अगले मतलब कि समझ लीजिए कि बुध से बृहस्पति तक से स्टार्ट हो जाएगा। फिर लग जाएंगे हम लोग। लेकिन आर्मी के लिए यार जो मैं कर रहा हूँ पर्याप्त है, क्योंकि इससे फाजिल आज तक पूछा नहीं गया इस पोर्शन में। तो इसको देखिए, इतना कंप्लीट हो जाता है तो आगे बढ़िए। अब मान लो यार कि मैं तुमको 20 क्वेश्चन करा दूं, जहाँ तहाँ से क्वेश्चन करा दूं, तो उससे यार वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उससे तुम्हारा समस्या समाधान नहीं हुआ। जब हमें समय मिला है यार तो तुम भी बेरोजगार हो चुके हो और हम भी बेरोजगार हो चुके हैं, तो क्यों ना यार हम लोग एक दूसरे के काम आ जाएं, एक दूसरे को मदद कर दें। और मेरा त्रिशूल परिवार तुमको यार मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर सारा चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ा दे। बिल्कुल कि एकदम कमज़ोर बच्चा, देखो मैं कमज़ोर बच्चा को फोकस करके पढ़ाता हूँ। जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे कमज़ोर बच्चा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ यार उसको समझ में आ जाना चाहिए। वो समझ जाएगा यार तो सब समझ जाएगा। तो दोस्त मेरे, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जाने ही यार कि इनकी आपातकालीन मृत्यु हो गई ताशकंद में 1966 में। ताशकंद समझौता को साइन करने के लिए यार तुम्हारा पाकिस्तान से कौन आया? अयूब खान। तो दोस्त मेरे, लाल बहादुर शास्त्री की यार समाधि जरा बता दो, समाधि स्थल कौन सा? अरे बाबू विजय घाट। देखो अब विजय घाट समाधि आर्मी के बहुत सा पोर्शन जो है तुमको यार समझना पड़ेगा और बहुत सा पोर्शन है जिसको रटना पड़ेगा, उसमें रटने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। जैसे समाधि स्थल, अब यार लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? दिल्ली में है, इसे कहते हैं विजय घाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल बताओ? अरे राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का बोलो? शांति वन, शांति वन। और इंदिरा गांधी बाबू? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। और बताओ यार किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। अभय घाट, मोरारजी देसाई। समता स्थल, जगजीवन राम। चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। और वीरभूमि राजीव गांधी। बाबू मेरे, वीरभूमि राजीव गांधी। और महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन विजय घाट किसकी समाधि स्थल थी? लाल बहादुर शास्त्री।
जिसे कहते थे शांति पुरुष, और जो ताशकंद समझौते के समय 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने यार बहुत सारा कार्य किया। उसमें यार सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था यार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बेटा? 1969 ईस्वी में, है ना। अब देखो ये राष्ट्रीयकरण बहुत बड़ा चीज है। इससे पहले बैंक यार क्या थे? प्राइवेट थे। लेकिन 1969 ईस्वी में यार ये 14 बैंक क्या हो गए? राष्ट्रीयकृत हो गए, सरकारी हो गए। और जनता का यार बैंक पर क्या हो गया? विश्वास बढ़ा। और लोगों का पैसा यार बैंक में मतलब जमा होना क्या हो गया? चालू हो गया। और देश का आर्थिक स्थिति यार इस घटना के बाद क्या है? बहुत सुधरा। देखो 1969 ईस्वी में ही तुम्हारा यार इसरो की स्थापना हुई। 1969 ईस्वी में आपका इसरो की स्थापना हुई, इसरो। और 1969 ईस्वी में ही नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखा। 1969 नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा 1969। अच्छा बताओ यार दुनिया का पहला आदमी जो चांद पर कदम रखा वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये किस देश के थे? अमेरिका। किस देश के थे? अमेरिका। अब मैं तुमसे पूछूं कि यार दूसरा आदमी जो चांद पे कदम रखा, इस बात को जरा कमेंट करना भैया। जब जो मेरा चेला इस वीडियो को देख रहा है और देखेगा, जरा कमेंट करना कि दूसरा व्यक्ति जिन्होंने चांद पे कदम रखा। चलिए, दूसरा व्यक्ति जिन्होंने यार चांद पे कदम रखा वो थे यार एल्ड्रिन बज। एल्ड्रिन बज। अब देखो मेरे दोस्त कि एल्ड्रिन बज यार और नील आर्मस्ट्रांग दोनों एक ही साथ है यार, एक ही विमान। कौन सा विमान उनका था? अरे जिस विमान से इन लोग गए, इस पे भी कमेंट करना भाई मेरे पढ़ने वाला। जौन विमान से इन लोग गए यार चांद पर, वो विमान था यार अपोलो क्या 11। तो भैया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, जिसका मुख्यालय कहाँ था? बेंगलोर। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में। अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रांग यार चांद पे कब गया? 1969 ईस्वी में। वो किस जहाज से गया? अपोलो 11। और यार दूसरा आदमी जो चांद पे गया वो कौन था? एल्ड्रिन बज। तो देखिए यार कर्तव्य तो नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज ने यार दोनों ने एक ही किया, दोनों ने सेम कष्ट झेला। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग आपको यार चांद पर यार पहला कदम रखें और एल्ड्रिन बज दूसरा कदम रखें, मान लीजिए उनसे 2 सेकंड बाद। लेकिन दोस्त मेरे, अक्सर हम लोग पहले को याद रखते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं। तो आपको भी तैयारी में समझना है कि अगर आप 0.1 मार्क्स से भी छट जाते हैं, 0.5 मार्क्स से भी छट जाते हैं, आधा नंबर से भी छट जाते हैं, तो यार परिणाम वही है। एक बच्चा 0 में 0 लाए और एक बच्चा यार हाफ मार्क्स से छट जाए, नतीजा तो ही है। रिजल्टेंट क्या कि हमको फिर उस ग्राउंड में जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लोगों का ताना सुनना पड़ेगा। अरे हम क्यों ऐसा करेंगे? जो मेरा भाई मन से तपस्या करेगा
उसका तपस्या जरूर मैं पूर्ण कर दूंगा, वो हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा रहे, लेकिन मन से तपस्या करना पड़ेगा, तुम्हें जुड़ा रहना पड़ेगा। और तुम्हें यार लक्ष्य के सिवा कुछ भी तुम्हारा ध्यान कहीं पर जाना नहीं चाहिए। देखिए टाइम बढ़ा दिया है, टाइम बढ़ा दिया तो क्या होगा, कंपटीशन का लेवल क्या है, हाई होगा। अब सब तो यार मूर्ख बच्चे नहीं हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं यार कि जरूर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे और तुम पीछे रह जाओगे, तुम बैठल रहोगे, तो तुमसे यार रेस में क्या करेंगे, जीत जाएंगे। मान लीजिए यार कहीं पर यार 100 बच्चे को लेना था और यार 500 बच्चा एग्जाम दिया, तो 100 जो सबसे अव्वल आएगा वही तो यार उस सीट को भर पाएगा। और फौज के लिए देखो ये बात पे निश्चिंत रहो कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू नहीं चला सकता है, तुम नहीं पढ़ोगे नहीं होगे। मुझे इतना इंडियन आर्मी पर भरोसा है, 21 साल से मैं इंडियन आर्मी का कार्य प्रणाली को देख रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि नहीं, बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो निकल रहा है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। और मेहनत के सिवा आपको यार ये वर्दी पहनने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि वर्दी यार कमाना पड़ेगा, खून पसीना तपस्या करके, वर्दी खरीदा नहीं जा सकता है ना। तो चले हम लोग, अब पूछ दे तुमसे यार कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? अरे भैया कौन? इंदिरा गांधी। इसरो के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो दोस्त मेरे, अब देखो अगला जो घटना है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का आजाद होना। बांग्लादेश का आजाद होना। बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश यार कब आजाद हुआ? 1971। अब प्रश्न है कि बांग्लादेश किससे आजाद हुआ? अंग्रेज से? अरे बांग्लादेश आजाद हुआ किससे? पाकिस्तान से। और बांग्लादेश में यार एक नेता थे जिन्हें हम कहते थे बंग बंधु। बंग बंधु, कमेंट करो कौन है बंग बंधु भैया? बंग बंधु कौन? शेख मुजबिर। अब तो पकड़ ही लेगा, शेख मुजबिर रहमान। तो कौन बंग बंधु है भैया? शेख मुजबिर रहमान। चलो अगला कमेंट करो, करना मेरे भाई लोग, जो जो सही इसको करेगा समझना कि उसको होगा नौकरी। अगला कमेंट करना, दीन बंधु। दीन बंधु कौन है भैया? दीन बंधु बाबू मेरे, चितरंजन दास। चितरंजन दास वाला गलत हो गया। दीन बंधु कौन? CF एंड्रोज। CF एंड्रोज। और दोस्त देश बंधु कौन? चितरंजन दास। दिन मतलब गरीबों का बंधु कौन? CF एंड्रोज। बंग बंधु कौन? शेख मुजबिर रहमान। और बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971 ईस्वी में। देखो हुआ क्यों ऐसा कि शेख मुजबिर रहमान यार चाहते थे कि नहीं बांग्लादेश अलग हो। क्यों? क्योंकि यार पाकिस्तान यार बांग्लादेश के लोगों को वैल्यू नहीं देता था। शेख मुजबिर रहमान यार चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लाए, लेकिन पाकिस्तान यार उनको प्रधानमंत्री बनाने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि नहीं, बांग्लादेश के लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो बांग्लादेश के लोगों ने यार अपना मतलब कि नया देश का मांग किया। अब नया देश का मांग किया तो पाकिस्तान उसको दबाने लगा यार, और वहाँ के लाखों लोगों का हत्या करवाया पाकिस्तान ने। और बांग्लादेश से लोग यार भाग के कहाँ आने लगे? भारत। और भारत में उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो उन्होंने देखा कि नहीं, समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दें, और इंदिरा गांधी ने यार बांग्लादेश का साथ दिया। और इस लड़ाई में यार क्या भारत की जीत हुई और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और 1971 में यार हमारे थल सेना के अब तक के सबसे महान जनरल कौन? भैया? 1971 में भारतीय थल सेना के यार जनरल थे 1971 ईस्वी में
मानेक शॉ। कौन बेटा? मानेक शॉ। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। क्या होगा? भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन? भारत का पहला फील्ड मार्शल मानेक शॉ। 1971 की लड़ाई में भारत के जनरल मानेक शॉ। बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971 ईस्वी में। बंग बंधु कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। दीन बंधु कौन थे? सीएफ एंड्रूज। और भारत का पहला फील्ड मार्शल मानेक शॉ। और 1971 की लड़ाई में भारत का थल सेना के अध्यक्ष भी कौन? मानेक शॉ। लेकिन यार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बोलो 1969। ताशकंद समझौता 1966, बोलो पंचशील 1954। और दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में यार बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई हुआ, उसके बाद यार समझौता हुआ 1972 में। 1972 ईस्वी में क्या समझौता हुआ बेटा? शिमला समझौता। शिमला समझौता। शिमला समझौता। इसमें भारत की तरफ से कौन यार पार्टिसिपेट किए हैं? शिमला समझौता को भारत की तरफ से कौन साइन किया? भारत की तरफ से इंदिरा गांधी। हैं? बोलो इंदिरा गांधी कब पैदा हुई थी भैया? कब? बोलो, कमेंट करना। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने यार आपको शिमला समझौता को क्या किया? साइन किया। और पाकिस्तान की तरफ से कौन किया? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। तो यार शिमला समझौता को भारत की तरफ से साइन कौन किया? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान की तरफ से साइन कौन किया? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो दोस्त मेरे बताइए यार, संविधान सभा की पहली बैठक भूल तो नहीं गए? 9 दिसंबर 1946। भारत में पहला बार तिरंगा कब फहराया? 26 जनवरी 1930। और संविधान दिवस कब? संविधान दिवस 26 नवंबर। और यार तुम्हारा इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू यार हमेशा जेल में रहते थे, तो अपने यार बेटी को यार चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी के माध्यम से उनका वार्तालाप होता था। और उस चिट्ठी के संग्रह को कहा जाता है यार लेटर टू ए डॉटर। लेटर टू ए डॉटर। तो लेटर टू ए डॉटर आपको कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू। और किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। और बाबू मेरे जरा लास्ट में जरा आ जाइए, इंदिरा गांधी यार पैदा कब हुई यार? 19 नवंबर। कब? 1917। कहाँ? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद और अब कहाँ? प्रयागराज। और इंदिरा गांधी की यार हत्या हुई थी। कब हत्या हुई थी? इनकी हत्या हुई थी बाबू 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। इनके 2 अंगरक्षक सत्येंद्र सिंह और बेअंत सिंह ने इनका हत्या कर दिया था।
और हत्या के पीछे यार इनका कौन सा ऑपरेशन के कारण इनका हत्या हुआ? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या है भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार यार इंदिरा गांधी के द्वारा यार लॉन्च किया गया। सिखों का सबसे बड़ा यार धर्म स्थल कहाँ है? स्वर्ण मंदिर, पंजाब। और वो उग्रवादियों के यार कैप्चर में आ गया था। तो भारतीय सेना का यार जो स्वर्ण मंदिर पर उग्रवादियों को हटाने के लिए अभियान हुआ, वो अभियान को कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यही अभियान के कारण यार इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 31 अक्टूबर 1984। तो भाई मेरे, आप लोग जम के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं हमेशा आपके बीच आता रहूँगा और आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा। और आप सभी को मतलब कि मेरे तरफ से गुजारिश है कि सब्र कर लें और अपने पढ़ाई को चरम तक पहुँचा दें। आप बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करें, क्योंकि कंपटीशन अब हार्ड हो गया। और इसमें जो बच्चा यार, क्योंकि देखिए लॉकडाउन अनिश्चितकालीन के लिए है, अब कब एग्जाम होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर यार तुम यार बिल्कुल छोड़ दोगे लय को, तो यार फिर उस लय को नहीं पकड़ पाओगे। तो फिर कृपया करके आप त्रिशूल के साथ जुड़ जाएं और अपने इस मिशन को सफल कर लें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।